नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों अभी से कुछ ही मिनट पहले आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 या अभी जैसे कह दीजिए 2025 के लिए एक रिवाइज नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें जो दो कमियां पिछले वाले नोटिफिकेशन में रह गई थी। एक तो ये है कि जो विषयवार पदों का वर्गीकरण था 575 पदों का, उसको कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया था कि भाई जनरल की कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एमबीसी की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, दिव्यांगजन की कितनी है, भूतपूर्व सैनिकों की कितनी है। ये सारी जो डिवाइडेशन है वो नहीं किए थे आरपीएससी ने, तो वो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, इस रिवाइज नोटिफिकेशन के अंतर्गत कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो एज का क्राइटेरिया था, जो किसको कितनी आयु में छूट मिलेगी और 5% की जो छूट एमए में मिलती थी वो किस किस कैटेगरी को मिल रही है, उस संबंध में भी आरपीएससी ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण कर दिया है। क्योंकि अभी भी 2 दिन है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के आवेदन शुरू होने में, इसीलिए आरपीएससी ने बहुत सही समय पर ये एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। क्योंकि कई सारी बार ये भी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली थी कि पीएचडी अनिवार्य है, ये है वो है, तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, और जब कभी भविष्य में होगी भी अनिवार्य तो आप मान के चलना नेट अनिवार्य रहेगी, उसके बिना फिर पीएचडी कोई मतलब नहीं है, कोई उसका मैं समझता हूँ कि तात्पर्य नहीं है। अब देखिए, ये 575 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसको अब 574 पदों के लिए कर दिया गया है। एक पद जो कम हुआ है वो संगीत कंठ का जो है वो 7 की जगह 6 पद हुए हैं, तो एक पद का इसमें अंतर आया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हिंदी की देखिए, टोटल 58 पोस्ट है, 17 पोस्ट जनरल में है और 17 + 5 + 2 है, तो ये देख लीजिए 17 जनरल बॉयज़ के लिए। एससी की बात करें तो एससी में 5 + 1 + 1 है, एसटी की बात करें तो 6 + 1 + 1 है, और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 8 3 1 0 है, मतलब कि 8 ओबीसी बॉयज़, 3 जो है ओबीसी की जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए, 1 विडो और डाइवोर्सी के लिए कोई सीट नहीं है, 2 सीटें एमबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 5 सीटें है। और फिर इंग्लिश का देखिए तो इंग्लिश में वही टोटल 21 पद है, 9 1 1 1 जनरल का है। फिर आप देख लीजिए एससी एसटी की अगर हम बात करें तो जितना मैं देख पा रहा हूँ एसटी में कोई पद दिखाई नहीं दे रहा है इंग्लिश में। फिर बात करें ओबीसी की तो 3 पोस्ट स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, लास्ट में 1 पोस्ट और है ओबीसी के अंतर्गत। एमबीसी की बात करें तो एक ही पद दिखाई दे रहा है और 2 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है। फिर संस्कृत का विभाजन आप देख सकते हैं, उर्दू की जो है वो 8 पदों पे है, वो आप देख सकते हैं। पर्शियन 1, बॉटनी जो है वो 42 पदों पे इस बार रिक्रूटमेंट है। केमिस्ट्री 55, मैथ्स 24 पद हैं, फिजिक्स के 11 पोस्ट आप देख सकते हैं। जूलॉजी 38, एबीएसटी 17, ईएफएम 8, इकोनॉमिक्स 23, स्टैटिक्स एक पोस्ट है, एक ही अनरिजर्व में है। बिजनेस एड 10 पोस्ट, जियोग्राफी की बहुत सारी पोस्ट 60 पोस्ट हैं, तो लगभग सभी कैटेगरी में कोई ना कोई पोस्ट आपको दिखेगी। लॉ में 10 है, हिस्ट्री में 31 पद है, होम साइंस में 12, सोशियोलॉजी में 24, फिलोसॉफी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 2020 वाली भर्ती की तरह केवल 52 पद हैं। फिर देखिए पब्लिक एड में 6, साइकोलॉजी में 7 है और जीपीईएम में 1 पोस्ट है। ड्राइंग पेंटिंग में 8, टेक्सटाइल डाइंग पेंटिंग में 2, म्यूज़िक वोकल 6, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट 4 और डांस में 1 पोस्ट है। ये 6 वही पद है जो 7 थे, 1 इसमें से घटा दिया गया है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि योग्यता क्या है। ए मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि योग्यता में कोई इतना बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। तो पीजी होना चाहिए 55% अंकों के साथ। अब किस कैटेगरी को छूट है किसको नहीं है उस पर बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास जो है वो नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट, या जो साइंस के जो अभ्यर्थी हैं वो CSIR नेट जिनका होता है वो होना चाहिए। और फिर सेट स्लेट भी अपना राजस्थान का जो है कुछ ही 2-2.5 वर्ष पहले अगर मैं गलत नहीं हुआ था तो वो भी मान्य है। और पीएचडी 2009 जुलाई 11 से पहले वाली है तो वो मान्य है, फिर उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा नेट सेट या स्लेट के लिए। तो बाकी उसके बाद किसी की पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है आपकी, तो नेट उसमें ज़रूरी है, और नेट नहीं है तो उसकी जगह सेट या स्लेट ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये रूल बिल्कुल सिमिलर है जो 2020 वाली भर्ती में और 2022 वाली में और अपनी 2024 वाली भर्ती में लगातार ये फॉलो किए जा रहे हैं। वैसे 22 वाली नहीं है, 23 वाली है।
अब देखिए फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हो अभी जो योग्यता और के बाद वाली, ये जो ऐसे पोस्ट होती हैं जिनको पीएचडी के बेसिस पे जिसमें जो है जॉब मिल सकती है, जिनके लिए कहा गया कि भाई उनकी जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वो इस वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, तभी उसको हम मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं दी जाएगी। और फिर ये पद क्रम 28 से 30 तक जो पोस्ट है म्यूजिक वगैरह की, उसके लिए योग्यता आप देख सकते हैं, तो उनके लिए भी लगभग सिमिलर ही है, हालांकि इसमें थोड़ी सी उसमें जो है वो छूट मिल जाती है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पद संख्या 1 से 30 तक, मतलब चाहे म्यूजिक वाले पद हो या फिर पॉलिटिकल, हिंदी, ज्योग्राफी वगैरह के पद हो, सबके लिए 5% की छूट है। किसमें? ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल। मतलब बैचलर्स में कितने चाहिए, आपको पता है 45% चाहिए, और मास्टर्स में चाहिए 55%। अब देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ देखा भी था कि 55% आपके कम से कम अंक होने चाहिए इसमें, मास्टर्स में, और बैचलर्स का काफ़ी बार दिया हुआ होता है, और 45% उसमें अंकों की जो है वो योग्यता की वो डिमांड रहती है इसमें। तो जो बैचलर्स डिग्री है उसमें 40% 5% छूट के साथ, और मास्टर्स डिग्री में 50% 5% छूट के बाद में। अब देखिए इसके अंतर्गत ये जो छूट है वो किस किस को मिल रही है। अब देखिए किसको, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और मोर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब एमबीसी, एससी एसटी, फिर ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास, फिर नॉन क्रीमी लेयर वाले आप समझ जाइए 8 लाख से कम जिनकी सालाना आए हैं वो, और फिर जो दिव्यांगजन हैं उनकी आप सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और उसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज दिव्यांगजनों की है वो सारी आप आपके सामने बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर एक बात लिखी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेबल द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव आर परमिसेबल बेस्ड ओनली ऑन द क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स प्रोसीजर। मतलब ये है कि जो 5% की छूट मिल रही है, जैसे उसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब ये कि किसी के 49.90 है या 49.99 है या 49.49 है, मतलब वो आधा अंक जो यूं ही हम राउंड फिगर में जोड़ देते हैं वो नहीं माना जाएगा। तो जिनको 5% की छूट नहीं मिल रही है, जैसे जनरल कैटेगरी को नहीं है, ईडब्ल्यूएस को नहीं है, बाकी तो सभी आ गए, ओबीसी, एमबीसी, एससी एसटी सब आ गए। जिनको 5% की छूट मिल चुकी है उनके पूरे 50 होने चाहिए, 50 से ऊपर भले ही एक आधा अंक हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, 50% होने चाहिए। और जिनको नहीं मिल रही है उनके पूरे 55% मार्क्स होने चाहिए, 54 समथिंग नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल पहले वाली सिमिलर चीज़ें रखी गई, इसमें कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं किए गए। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट स्लेट उत्तीर्ण है वो मान्य है रहेगा, लेकिन 1 जून 2002 के बाद अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण मान्य नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान में जो है वो इसका आयोजन होने लग गया है, तो राजस्थान वाली मान्य रहेगी। अब एक तो ये था कि श्रेणीवार जो वर्गीकरण है, विषयवार जो पदों का वर्गीकरण है उसको श्रेणीवार में डिवाइड करके दे दिया आरपीएससी ने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये योग्यता का आपके सामने क्लियर हो गया कि 5% की छूट किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है। और ये छूट ग्रेजुएशन वाले जो 45% मार्क्स की शर्त रहती है वो भी इसमें आ चुकी है, वो भी यानी कि 5% छूट है। पिछली बार वाला बिल्कुल सिमिलर है, और कई सारे नोटिफिकेशन में वो बाकायदा दिया भी हुआ होता है। जैसे 2020 वाला नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें ग्रेजुएशन वाले अंक भी दे रखे हैं, क्योंकि उस टाइम गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से स्टार्ट किया था। फिर रिवाइज नोटिफिकेशन निकाल के जो है उसको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को जो 10-12 के मार्क्स भी जुड़ते थे उसको चेंज करके बीए और एमए या यूँ कहें बीएससी और एमएससी, बीकॉम और एमकॉम के मार्क्स को जो है उसमें ऐड ऑन करके 45% और 55% का रूल रखा गया था। अब देखिए एज का ये तीसरी शर्त यही थी जो उसमें कमी थी पिछले वाले नोटिफिकेशन में। तो 1/7/2025 को यानी कि 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम जो आयु है वो 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 साल हो सकती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2023 में विज्ञापित किए गए थे पद 1 से 4, 6 से 13, 15 से 26 तक और 28 से 29 तक, ये सब इनमें विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/7/2023 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रमों हेतु संबंधित सेवा नियम में निहित प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी 1/7/2025 को अधिक आयु होते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी।
मतलब जो जनरल से जनरल अनरिजर्व कैटेगरी भी है उनको भी 41 साल की एज तक जो है वो फॉर्म भरने की छूट रहेगी। तो 1 साल तो उनको भी छूट मिल गई है, क्योंकि हालांकि इसमें नहीं मिलती, क्योंकि 2023 में आई, फिर 24 में आ गई विज्ञप्ति, तो वो 1 साल वाला रहता था। कई सारे अभ्यर्थियों के इसमें मैसेजेस भी थे कि सर छूट मिलेगी क्या, तो जितना मुझे लगा था कि नहीं देंगे, लेकिन आरपीएससी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो है वो ईयरली गणना की नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि उस टाइम जब हमने एज गिनी थी तो वो 1/7/23 से गिनी थी और अब हम 1/7/25 से गिन रहे हैं। तो एज जो है वो चॉइस की नहीं गिनी जाएगी, भले ही विज्ञप्ति चॉइस में आ गई है, भर्ती चॉइस के नाम से जानी जाएगी, लेकिन एज को 25 के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो बीच में जो है वो जो गैप आ गया उसके कारण 1 साल जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया गया है सभी कैटेगरीज़ को। जो 45 तक जा रहे हैं उनको 46 मिल जाएगा, 40 तक जा रहे हैं उनको 41 मिल जाएगा और 50 तक जा रहे हैं उनको 51 जो है वर्ष तक फॉर्म भरने की छूट इसमें रहेगी। अब देखिए, अतः उक्त पद क्रमों हेतु संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार 1/7/2025 को जो अधिकारी हो रहे हैं, अब इसमें जो बच गए पहले वाले में 1 से 4, 6 से 13, 15 से 26 और 28 से 29, उसके अलावा जो रह गए 5, 14 और 27 वाले, इनको जो है वो 3 साल की छूट दी होगी। आप कहोगे तो इसके बारे में अलग विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा, उसमें आप और अच्छे से समझ लेना कि किस विषय के अभ्यर्थियों को कितनी छूट इसमें दी गई है। तो ये आयु सीमा की छूट रहेगी, इसके अलावा इसमें कोई छूट उनको नहीं दी जाएगी। शेष शर्तें यथावत रहेगी। परसों अगर मैं गलत नहीं हूँ 12 जनवरी से इसके जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस क्या आवश्यक थी चीज़ें, ये कमियां थी जो पूर्ति हो गई हैं। और इस संबंध में जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। अभी थोड़ा सा बच्चों को सिलेबस पूरा करवाने के लिए थोड़ा प्रयासरत हूँ, इसीलिए कमेंट्स को रिप्लाई मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं रिप्लाई करूँगा। आपके कोई प्रश्न है तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा। अभी फॉर्म में भी 1 महीना है, मतलब शुरू होने में तो 1-2 दिन ही है, टोटल समाप्त होने में 1 महीना है। तो तब तक डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।